चैनल गाइस, तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल ट्रिपल एस बी टीजेटी मैथ्स के PYQ करा रही हूँ। एंड हमारा नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो चुका है 2 सितंबर का 2021 का। मेल की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कर रहे हैं हम, जिसमें मैंने आपको कल 2 क्वेश्चंस करा दिए थे। वहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ठीक है। अगर कोई ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं आपको बता दूँ, जो हमने कल वाला पेपर स्टार्ट किया था ना, उसमें ना केवल हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, बल्कि उसमें हमने अपना एक जो पूरा टॉपिक है ना, जो ड्रिल ट्रिपल एस बी का फेवरेट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैंने आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ा दिया है उसी वीडियो में। तो अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं चाहूँगी एक बार ना आप इससे पीछे वाली वीडियो भी देख के आना, ठीक है, 2 सितंबर की। इसके बाद ना आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कहीं पे भी किसी और की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतना ही आपको बेसिक से बताया है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज के क्वेश्चन। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फर्स्ट डेरिवेटिव टेल अस दैट, कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमें क्या बताता है, कहने का क्या मतलब है इस क्वेश्चन में। पहले इसका ऑप्शन भी देख लो, कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, स्लोप या फिर पैराबोलिक प्रॉपर्टीज़। तो इसने हमें क्या बोला है, इसने हमें क्वेश्चन दिया है कि ये बोल रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy/dx, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम होता है। तो आपको मतलब अगर थोड़ा सा स्लोप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, तो बेसिकली अगर मैं इसका नाम बताऊं तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट थीटा। और ये टेंजेंट थीटा होता किसके इक्वल था, m के इक्वल। तो जो यही पूछ रहा है कि जो ये dy/dx है ना, हमारा dy/dx है, इसका क्या नेम है, तो इसका क्या नेम होगा, स्लोप। गोट इट। तो समझ गए आप यहाँ से। इसने यही बोला था कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, कि द फर्स्ट डेरिवेटिव टेल अस दैट, तो इसका नाम क्या होता है, स्लोप। अगर मैंने आपको इसी में पूछ लिया कि इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका नाम बताओ, तो इसका नाम जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका नाम क्या होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अपने माइंड में लेके आओ इसका नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि बाय चांस अभी आपके एग्ज़ाम में ये पूछा है, अब 2026 का आप एग्ज़ाम दोगे, क्या पता ये पूछ ले कि इसका नाम क्या है, तो पता तो होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको, होप सो गाइज आप समझ गए होंगे इसका नाम क्या है। अब मैं बताती हूँ इसका नाम क्या है। कल मैंने आपको ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ाया था, ठीक है, कल वाली वीडियो में। तो मैंने वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें बताई थी कि f(x) है, अगर हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। जब हमारा f(x) है तब वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। और f(x) हमारा क्या होता है, लेस देन 0। तो होप सो आपको अब समझ गए होंगे इसका नाम। ये चीज़ें लिखने के बाद ये वाला जो पॉइंट होता था, इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वॉट इट। एंड जो ये वाला पॉइंट होता था, इसको हम क्या बोलते थे, कनकेव अपवर्ड। और जो ये वाला पॉइंट होता था, इसको हम क्या नाम देते थे, कनकेव डाउनवर्ड। और मैंने आपको ये वाला डायग्राम भी कुछ सिखाया था कल। जब हमारा f(' नीचे की तरफ जाता है तो ये लेस देन क्या होता है, 0। इसको क्या बोलते हैं, डाउन, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। और जब हमारा f(x) ग्रेटर देन 0 होता था, तो हम इसको बोलते थे अपवर्ड कनकेविटी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो ये पॉइंट होता था, इन पॉइंट को हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कल मैंने आपको क्या बताया था, कि कर्व का वो वाला पॉइंट जहाँ पे कर्व की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, चेंज। देखो यहाँ से तो कर्व क्या हो रहा था, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब पहले यहाँ ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ नीचे की तरफ, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, नीचे से कहाँ गया, ऊपर। अब जिस पॉइंट पे कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर मैं इसका नाम पूछूँ, डबल डेरिवेटिव यानी कि d2 डबल डेरिवेटिव ऑफ द दिस इक्वेशन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, अब इतना तो मैंने बता दिया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कनकेविटी, ठीक है, कनकेविटी। तो होप सो गाइस आपको ये भी समझ में आ गया, एंड इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका नाम क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि द फर्स्ट डेरिवेटिव टेल अस दैट इट्स आंसर इज स्लोप एंड सेकंड डेरिवेटिव इज कॉल्ड द कनकेविटी। और कन्वेक्सिटी हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फॉर लोकल मैक्सिमा साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज फ्रॉम। इसने कहा है कि जो लोकल मैक्सिमा के लिए ना हमारा साइन कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या याद रखना है, लोकल मैक्सिमा। मैं थोड़ा सा ना आपको, मैंने वैसे यहाँ नीचे डायग्राम ड्रॉ तो किया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ। जब भी आपको साइन पूछे ना, ये साइन के कंसेप्ट में बता रही हूँ, अभी मैं पूरा नहीं करवा रही। लोकल मैक्सिमा या मिनिमम मैंने अपने मतलब जो लास्ट पेपर कराए थे ना, उसमें अच्छे से आपको बताया हुआ है कि लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम
क्या होता है और किस पॉइंट पे होता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा डिटेल में देखना है ना तो आप उन वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा बता के ही चलती हूँ, अब बता रही हूँ तो थोड़ा बता के ही चलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, फिर ये साइन पे आएंगे, ठीक है, बता ही देती हूँ। और लोकल मिनिमम का मतलब क्या होता है, मिनिमा, ठीक है। एक लोकल मैक्सिमा होता है और एक क्या होता है, लोकल मिनिमा। आपको मतलब ऑलरेडी पता होगा कि हमें कोई भी, मान लो हमें एफ ऑफ एक्स कुछ भी हमें एक इक्वेशन दी है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, आप मर्जी है आपकी कुछ भी लो। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं ना और इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से हमारे निकलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मैं इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो ये फंक्शन है ना हमारा एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए मैं इन पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे इसको स्टेशनरी पॉइंट नहीं बोल रही, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर यहाँ पे ना हमारी 3 कंडीशन चलती हैं कि ए सी माइनस बी का होल स्क्वायर, जब ये हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो जो हमारा यहाँ पे ना यहीं पे वैल्यू निकलती है, हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमम का क्या निकलता है, पॉइंट निकलता है। और जब हमारा ए सी माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमारा यहाँ पे क्या, जब हमारा ए सी माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारा यहाँ पे पॉइंट निकलता है कि हमारा जो रिज़ल्ट हो जाता है ना, जो भी पॉइंट निकालेंगे वो हमारा फेल हो जाता है। यानी कि हमें क्या करनी पड़ती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, ठीक है। इस केस में इन्वेस्टिगेशन मैं मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में चल रही हूँ। तो और जब हमारा ए सी माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर ये हमारा लेस देन 0 आ जाता है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। वैसे तो मैंने पढ़ाया हुआ है अपने लास्ट पेपर में, बट मुझे लगा कि थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे हमारा निकलता है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट जहाँ पे ना तो हमारा नाइदर मैक्सिमा और ना ही नोर मिनिमा, ना तो हमारा पॉइंट मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमम होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम सैडल पॉइंट। और आपके जो मतलब फीमेल का पेपर है ना उसमें यही डेफिनेशन ही पूछी गई है कि जब हमारा फंक्शन है ना इधर मैक्सिमा नोर मिनिमा तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, तो उसका नाम होता है सैडल पॉइंट। अब मैं आपको बता रही थी लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम, तो जो जब हमारा ये ग्रेटर देन 0 होता है ना तब ये हमारे पॉइंट निकलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। वो भी हमारा ना इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ए के ऊपर, कि ए पे क्या है। ए होता है ना हमारा, ए को हम डिनोट करते हैं करली एफ अपॉन में करली एक्स का होल स्क्वायर, एंड बी होता है हमारा करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स इंटू में करली वाई, और जो हमारा सी होता है वो होता है करली स्क्वायर एफ इंटू में करली वाई का होल स्क्वायर। होप सो अगर नहीं पता तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों को ध्यान में माइंड में लेके चलो, ठीक है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट मैक्सिमा एंड मिनिमम वाला। इस पे भी आपके ट्रिपल एस में 2021 में एंड 2024 में इसके ऊपर से आपसे क्वेश्चन पुट आउट किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है ना तो ही वो क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज फिर फंस के रह जाओगे। और जो हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमम है ना पॉइंट, ये हमारा ए के ऊपर डिपेंड करता है कि जब ए की वैल्यू ना हमारी ग्रेटर देन 0 आ जाती है ना तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं मिनिमम, ठीक है। और जब ए हमारा लेस देन 0 आ जाता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमा। तो होप सो गाइज आपको यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमम के बारे में मतलब मैंने आपको बताया, अच्छे से समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला हुआ था, हमें बोला हुआ था लोकल मैक्सिमा पे क्या पूछा हुआ था, साइन पूछा हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें साइन के बारे में बताती हूँ। पहले तो मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमम के बारे में बता दिया आपको। साइन होता है हमारा, जैसे लोकल मैक्सिमम की बात करते हैं, जैसे यूँ मान के चलो, मैक्सिमम का मतलब आप लर्न करके चलोगे कि ज़्यादा वैल्यू या फिर बड़ी वैल्यू, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और इसी में जो दूसरा पॉइंट लेके चलो, क्योंकि क्या पता अगली बार आपसे लोकल मिनिमम पूछ ले। लोकल मिनिमम इसमें आप ऐसे करो, छोटी वैल्यू, ठीक है, मिनिमम का मतलब छोटी वैल्यू। जब हम बड़ी वैल्यू से, मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, बड़ी वैल्यू है, मतलब ऐसे ऐसे इसको नंबर लाइन पे अगर मैं शो करूँ, बड़ी वैल्यू यहाँ होगी सबसे, और छोटी वैल्यू क्या होगी, यहाँ होगी। जब हमारा पॉइंट बड़ी वैल्यू क्या होगी, इसका एंड पॉइंट हो गया। अब ये चलेगा कैसे बड़ी वैल्यू में, ये जाएगा राइट से लेफ़्ट की तरफ जब भी मैक्सिमम की बात होएगी। ध्यान से देखना, कभी नहीं भूलोगे, इसको भी छोड़ो। जब हमारा मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम की बात करें ना तो जो हमारा साइन है ना ये जाएगा राइट टू लेफ़्ट, गोट इट, जब मैक्सिमम की बात करें। और जब मिनिमम की बात करें तब ये चलेगा लेफ़्ट से राइट। बस हो गया ये कंसेप्ट। लोकल मैक्सिमम में साइन क्या होता है, अब ये राइट से लेफ़्ट में जाएगा, राइट में क्या है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़ीरो है, ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, नेगेटिव की तरफ। यानी कि मैक्सिमम पे जो साइन है वो आपका कहाँ से जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ।
और इसी तरह अगर मैं लोकल मिनिमम की बात करूँ तो ये साइन कहाँ से जा रहा है, नेगेटिव से प्लस की तरफ, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको मैं अच्छे से समझा पाई ये। तो अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया है कि लोकल मैक्सिमम का साइन है जो फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक। अभी मैंने आपको मैक्सिमम बताया, ये कहाँ से चलता है, राइट से लेफ़्ट, यानी कि प्लस से माइनस। और अगर इसमें मिनिमम की बात की होती आपकी तो वो पॉइंट हमारा किस पे चलता, माइनस से प्लस, क्योंकि वो क्या चलता है, लेफ़्ट से राइट, ठीक है। और जब हमारे दोनों ये नेगेटिव हो जाते हैं और दोनों ये पॉजिटिव हो जाते हैं तो इन पॉइंट को बोलते हैं हम सैडल पॉइंट। गॉट इट। ये भी मतलब चीज़ ध्यान में रखो थोड़ी सी। तो होप सो गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आया, एंड मैं मतलब आशा करती हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे हम इन पॉइंट्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, क्वेश्चन नंबर 5, द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 2x प्लस 5 हैज़। हमें ये कर्व दिया है और ये बोला है कि कनकेव अप शेप एट x इज इक्वल टू -√3/2, कनकेव डाउन एट x इज इक्वल टू -√2/3, कनकेव अप या फिर कनकेव डाउन। तो मैं एक बार उम्मीद करूँगी आपने लास्ट वाली वीडियो मेरी देखी होगी, तो एक बार ना यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ना आप खुद करो, ठीक है। मेरे कहने पे एक बार खुद करके देखो कि भाई आपको आया या नहीं आया, या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अपने आप को ना चेक करो। मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है ना इन 2 वीडियोज़ में, चेक करो, क्योंकि मैं ये वाला क्वेश्चन है ना मैंने आपको लास्ट वीडियो में इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताया था, वहीं से ही उठ के आया है, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करो, फिर मैं इसको सोल्व करूँगी। सो गाइज आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, तो अब मैं आपको कराती हूँ, ठीक है। मैं इसका रफ पेज ले लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अब हमें कर्व क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 2x प्लस 5, ठीक है। और इसने पूछा गया है कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा। जब भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछे ना कि कनकेव अप है या कनकेव डाउन, तो सबसे पहले ना आपके माइंड में ये वाला डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, जिस तरीके से मैं करवाऊँगी। अब अगर आप मतलब मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो ना कि भाई हाँ DREED का पेपर करना है, तो जिस तरीके जो वे मैं आपको बता रही हूँ ना कि भाई इस क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए, तो भाई उस बात को ना गांठ बांध लो, वो बात आनी चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। तो अभी इसने कनकेव के बारे में पूछा है, तो कनकेव में हमारी 2 चीज़ें चलती हैं। क्या चलती है, जब हमारा डबल डेरिवेटिव x है वो लेस देन 0 होता है तो हम इसको बोलते हैं डाउन, ठीक है। जब भी कनकेविटी की बात आएगी तो आपके माइंड में ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और जब इसका हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे आप, ठीक है। बस हो गया, यही चीज़ याद रखनी है। तो ये मान के चलो ये आपको y दे रखा है, यानी कि y को आप f(x) ले लो, ठीक है। अब इसका कर दो एक बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ गया, 3x का स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब इसका कर दो डबल डेरिवेटिव x, कितना आ जाएगा 6x, और ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया 0। अब आपको क्या करना है, इसमें इतना आपने कर लिया कि इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि जो f(x) है वो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट वाला डेरिवेटिव है ना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, जो फर्स्ट वाला डेरिवेटिव है उसको आप रख दो इक्वल टू 0, और यहाँ से निकालो आप क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू x स्क्वायर की 3x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √2/3। इतना आया समझ में। अब कनकेव अप और डाउन हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन में यही दिया हुआ था कि कनकेव अप है या फिर कनकेव डाउन है। तो यहाँ से आपके क्या निकले हैं, 2 पॉइंट निकले हैं, क्या कि x की वैल्यू क्या है √2/3, और एक नेगेटिव है और एक क्या है √2/3 का प्लस। आपने क्या करना है, जो ये हम आपका डेरिवेटिव निकला है ना सेकंड वाला f(x)(6), यहाँ पे एक बार नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ √2/3। यहाँ पे जब मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट करी √2 and 3, तो जो ये मेरा आंसर है, जब मैं नेगेटिव को प्लस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या आता है नेगेटिव आएगा, तो ये लेस देन क्या हो जाएगी 0। तो ये लेस देन 0 होगी, यानी कि √2/3 पे ये मेरा किस में गया, अगर ये लेस देन 0 है तो कनकेविटी डाउन। इतनी बात आई समझ में। इसी तरह मैंने सेकेंड पॉइंट पुट करा 6 इंटू में √2 and 3। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, यानी कि ये वैल्यू मेरी क्या आएगी ग्रेटर देन 0। और जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो मेरा क्या होता है कर्व अप, ठीक है। तो बस हो गया आपका यहीं पे क्वेश्चन। अब अपना ऑप्शन उठाओ एंड देखो क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो,
कनकेव अप एट x इज इक्वल टू -√2/3। नेगेटिव पे वैल्यू क्या है, डाउन है, तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो गया वैसे ही गलत। कनकेव डाउन नेगेटिव वैल्यू ऑफ √2/3, तो कनकेव डाउन, हाँ ये हमारा पॉइंट है। इसने यही पूछा ना कौन सा ट्रू होगा, तो भाई ये हमारा ट्रू है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, कन्वेक्स अप, कॉनकेव अप होगा -√, भाई अप तो है ही नहीं, नेगेटिव पे तो डाउन है, ये वैसे गलत हो गया। इसी तरह कनकेव डाउन लिख रखा था, कनकेव डाउन थोड़ा है, कनकेव अप है पॉजिटिव पे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट। होप सो गाइस आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट के जैसे ही था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, इस चित्र को, इस डायग्राम को ना माइंड में आना चाहिए पहले, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, फॉर्मूला फॉर रोटेशन ऑफ कर अबाउट द एक्स एक्सिस इज, ठीक है। ये सिंपली ना फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, इतना इसका प्रूफ करना है, क्योंकि पता क्या एग्ज़ाम में आना तो है नहीं यार प्रूफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी आपको अगर टाइम वेस्ट करूँ कि भाई प्रूफ करवाने लग जाऊँ, नहीं करना प्रूफ, भाई क्यों करें हम प्रूफ, हम पागल थोड़ा ना है, हमारा सब्जेक्टिव पेपर थोड़ा ना, हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं थोड़ा सा बता रही हूँ ना, लर्न करके चलो, तो बस आपको थोड़ा सा लर्न करके चलना है। लर्न भी क्या करना है, मैं आपको ट्रिक के बताई जा रही हूँ, माइंड में बस 1-2 बार दोबारा से पढ़ लेना उस चीज़ को, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जब भी आपको कर्व ना एक्स एक्सिस के अलोंग दिखे ना, तो बस ऐसे याद रखो, पाई आर स्क्वायर होता है ना, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, कर्व ही तो बना रखी है। मान लो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊँ कि कर्व बनानी है हमें एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। जब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग कर्व बताऊँ, तो ये हमारा किसके पैरेलल है, ये कर्व, ये पैरेलल है हमारा वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब ये पैरेलल किसके हो गया, एक्स एक्सिस मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और अगर मैं इसमें वाई की कर्व बनाऊँ ऐसे करके, तो ये पैरेलल किसके हो जाएगा, वाई वाला एक्स एक्सिस के अलोंग, बस ख़त्म कहानी। तो इसमें जब भी आपको ये फॉर्मूला पूछे ना कि रोटेशन ऑफ द कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस, तो इसको जैसे ये बन क्या गया, कर्व ही तो बन गया, कर्व बन गया। थोड़ा सा माइंड में देखो, ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया सर्कल, ठीक है। क्या बन गया, सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये किसके पैरेलल था, वाई एक्सिस के, तो पाई वाई स्क्वायर। और जो हमारी पावर ये इंटीग्रल चलेगा ना, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलेगा। इसी तरह ये तो हो गया एक्स एक्सिस का, इतनी बात आई समझ में। इसी तरह मैं बताती हूँ आपको वाई एक्सिस का। अगर मैं वाई एक्सिस के बोलूँ तो ये वाला कर्व है, मैं पेंसिल ले लेती हूँ, ये वाला, ये बन क्या रहा है आपका सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। और आर ये पैरेलल किसके, आर यानी कि जो पैरेलल है उसके अलोंग लेना है। ये पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस, तो पाई एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमारी लिमिट चलेगी वो चलेगी y1 से y2, ठीक है। अगर y के अलोंग है तो उसकी लिमिट चलेगी, x के अलोंग है तो उसकी लिमिट चलेगी। तो होप सो आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, एंड इस डायग्राम से तो लर्न हो ही गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया, फॉर्मूला फॉर रोटेशन ऑफ द कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस, सिंपल है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग बताया, तो जो हमारी लिमिट है वो भी किसकी चलेंगी, एक्स एक्सिस की, पाई आर स्क्वायर। और जो आर है, आर यानी कि हमारा पैरेलल किसके था, एक्स एक्सिस वाला, वाई के, वाई स्क्वायर और डी एक्स। बाकी सब कुछ डी एक्स है, सिर्फ बस यहाँ जो आर है ना वही पैरेलल दिखाना है। अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस लिख देती तो आपका ये फॉर्मूला हो जाता, ठीक है। ये वाला मतलब यहाँ पे ना लिमिट आपकी y1 से y2 आएगी, ठीक है। ये बाय मिस्टेक लिख दिया हुआ मैंने। तो अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग बोलती तो फॉर्मूला ये हो जाता, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये। तो होप सो गाइस आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हमें दे दिया विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ लेवल सरफेस, कि लेवल सरफेस का एग्जाम्पल क्या है हमारा। तो सिंपल ही याद रखना है, लेवल सरफेस हमारा क्या होता है, आइसोथर्मल सरफेस। अब आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है ना वो क्या होता है कांस्टेंट, और जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना वही हमारा क्या होता है लेवल सरफेस। इसको आप ऐसे करके लर्न कर सकते हो, अगर मतलब वैसे लर्न करो कि एक लेवल के बाद आने पे हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर, ये फिजिक्स का है वैसे तो क्वेश्चन, ठीक है। मेरा फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे फिजिक्स आती इतनी अच्छी, ठीक है। तो जस्ट नॉर्मल मैं बता रही हूँ आपको। अगर कोई यहाँ पे इतना इंटेलिजेंट बच्चा है ना कि मैडम आप साइंस गलत पढ़ा रहे हो, तो भाई मुझे साइंस नहीं आती, ठीक है, मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ। ये तो बस मैं आपको कनेक्ट करके बता रही हूँ कि ऐसे ये चीज़ होती है, ठीक है। बाकी कोई अगर किसी को ज़्यादा डीप साइंस वाइंस की ज़्यादा नॉलेज है ना, तो भाई यहाँ मत झाड़ना।
हमें दे दिया विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेवल सरफेस, कि टेम्परेचर का, जब हमारा टेम्परेचर है एक लेवल पे आ जाता है, लेवल पे आने के बाद क्या हो जाता है कांस्टेंट, तो जो वो कांस्टेंट पॉइंट है ना उसको हम क्या बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस। ठीक है, बस इतना लर्न करना है। ये सिर्फ मुझे नहीं पता फिजिक्स का क्यों आपका डाल दिया, देखो आप PYQ से मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस होप सो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें दे दिया इफ़ flux entering any element of a space is the same as that the leaving its divergence v is equal to 0 everywhere, then such a vector point function is called। नहीं आया ना समझ में, मेरे को पता था ऐसे ही होता है जब ये पता है क्या, मैथ वालों के साथ ना यही प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी इंग्लिश आ जाए ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये मैं आपको मैथ की लैंग्वेज में बताती हूँ, इसने आखिरकार बोला क्या। जब भी आपको ये मिले ना कि जो हमारा डाइवर्जन ऑफ वी है, अगर वो हमारा क्या हो जाए 0। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ। जब हमारा डाइवर्जन ऑफ वी 0, डाइवर्जन को हम डेल से डिनोट करते हैं इनटू एफ ले लो, एफ भी ले लो क्योंकि वी फिर सेम हो जाएंगे। मैंने कह दिया डेल डॉट एफ। जब ये हमारा 0 होता है ना तो इसमें 2 पॉइंट चलते हैं। 2 पॉइंट कैसे, एक तो डेल डॉट एफ 0, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सोलेनोइडल। ठीक है, नाम होते हैं इनके। और जब हमारा डेल ये आ जाए हमारा कर्व के साथ इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ई रोटेशनल पॉइंट। ठीक है, तो बस इसने सिंपली वही नाम पूछा था। इसने देखो, अब देखना इतना आ गया समझ में। अब इस पे आओ लैंग्वेज पे दोबारा से। ये फ्लक्स में ना 2 ही चीज़ें चलती हैं आपकी DD+B में, 2 ही चीज़ें पूछी हुई हैं कि एक डेल क्रॉस एफ के बारे में नाम पूछ लेता है, एक डेल डॉट एफ। और ये वाला एग्जाम्पल तो ना मतलब ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट भी हुआ है 2021 में 2-3 पेपर्स में, मैंने कराया भी है। If the flux entering any element of the space is the same has that the leaving del dot f या फिर del dot v बोल लो, जब वो 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या कर्व बोलेंगे, नहीं। डाइवर्जन बोलेंगे, नहीं। सोलिनोइडल बोलेंगे, यस। क्या ग्रेडियंट बोलेंगे, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आपको कर्व डाइवर्जन ग्रेडियंट अच्छे से पढ़ाए हैं अपने फर्स्ट पेपर में, होप सो आपको पता होंगे। ठीक है, नहीं तो फिर मैं अलग से एक वीडियो लेके फिर बना दूंगी इसका। तो ये हमारा पॉइंट क्या होता है, बस सिंपली लर्न करो। जब डेल डॉट एफ 0 होता है तो हमारा कौन सा पॉइंट होता है, सोलिनोइडल। और जब हमारा डेल क्रॉस एफ 0 होता है तो इसको बोलते हैं इरोटेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया है कि द कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अब ये क्वेश्चन आया है ना, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में लेके ही चलती हूँ ग्रुप थ्योरी के में। ठीक है, अब इसको साइड में ही कर लेते हैं। आपका ना जब भी कोई एलिमेंट या फिर कोई सेट है वो हमारा ग्रुप कब होता है, वो ग्रुप तब होता है जब वो हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, कभी नहीं भूलोगे, ये चीज़ भी मेरी गारंटी है। जब वो 4 प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, फर्स्ट होती है हमारी क्लाउजर, सेकंड होती है हमारी एसोसिएटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे मोनोइड वो नहीं बता रही, वो मैंने अच्छे से मतलब अपने जो लास्ट पेपर है उसमें बताया था। अब यहाँ पे मैं कुछ और बता रही हूँ, ध्यान से देखना। ग्रुप के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, ग्रुप की ये प्रॉपर्टीज़ है क्योंकि यूज़ होती हैं। एंड फिर आता है हमारा इन्वर्स, एंड नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा ये ग्रुप और एबिलियन। ठीक है, क्योंकि ये फिर कॉम्यूटेटिव भी ले गया ना, तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ भी बता रही हूँ। जब ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तब तो होगा ग्रुप, और जब ये 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तब ये होगा एबिलियन। 5वीं होती है हमारी कॉम्यूटेटिव। और एक प्रॉपर्टी और होती है, इसमें नहीं होती वो, मतलब उस चीज़ के लिए, एक होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले ध्यान से सुनो। जब ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तब इसको बोलेंगे ग्रुप, जब ये 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तब इसको बोलेंगे एबिलियन। ठीक है, तो ये 5वीं क्या है, ये 5वीं हमारी, बस मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ इसमें कि 5वीं डिस्ट्रीब्यूटिव कैसी होती है प्रॉपर्टीज़। क्योंकि जैसे अभी ना जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है ना, मैं क्यों बता रही हूँ ये क्वेश्चन, इसमें ना आपके ये बना के दे रखे हैं। ठीक है, अगर आपको ना इनके बारे में नॉलेज है ना तो ही आंसर हो जाएगा, मतलब ईजिली कर लोगे, नहीं तो फिर फंस जाओगे इसमें। क्लाउजर क्या बोलता है, क्लाउजर ये बोलता है कि जब हमारे, मान लो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, कोई भी नेचुरल नंबर से ले लिए मैंने। ठीक है, मैंने ए भी नेचुरल नंबर से ले लिया, मैंने बी भी नेचुरल नंबर से ले लिया, और यहाँ पे ना सपोज मैं नेचुरल नंबर ही लेके चलूँगी। ठीक है, एन से, एन मतलब नेचुरल नंबर सभी के लिए, उस पर ही बता दूँगी। जब मैंने इन पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कि या तो इन पे एडिशन लगा लो, मल्टीप्लाई लगा लो, सब्ट्रैक्शन लगा लो, जो ये है ना जमा घटा गुना भाग, इनको ही बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन मैथ्स की लैंग्वेज में। जब मैंने इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया, जो इसका एलिमेंट है ना
ये किस में चला गया, एन में, तो तब हम बोलते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर। ठीक है। एसोसिएटिव क्या होती है, एसोसिएटिव का मतलब होता है, मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया एन से, फिर मैंने दूसरा एलिमेंट लिया ये भी एन से, मैंने तीसरा एलिमेंट ले लिया वो भी एन से। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बोला नेचुरल नंबर पे बात कर रही हूँ तो मैं वहीं से उठाऊंगी सारे एलिमेंट। इन पे क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी प्लस सी, और मैं बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ही लेके चल रही हूँ। ठीक है, एडिशन का ही, अगर मैंने a प्लस बी प्लस सी लगाया, ये मेरा इक्वल हो जाए a प्लस बी प्लस सी के, तो उस कंडीशन में मैं बोलूँगी मेरी वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, एसोसिएटिव। नेक्स्ट आती है हमारी इन्वर्स। इन्वर्स वाली क्या बोलती है कि मैंने एक एलिमेंट उठाया n से, ठीक है, उस n पे मैंने इन्वर्स ले लिया, पहले आइडेंटिटी लेनी थी, चलो कोई बात नहीं, पहले इन्वर्स बता देती हूँ। मैंने एक एलिमेंट उठाया n से और मैंने उस पे इस टाइप का इन्वर्स ऐड किया कि जो उसका एलिमेंट है ना ई का मतलब होता है कि आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, और एडिशन के रिस्पेक्ट में जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, तो मैं यहाँ ई की जगह लेके चल रही हूँ कि वो मेरा क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ऐड करूँ कि जो मैं ए के साथ ऐड करूँ ना वो ज़ीरो बन जाए, तो आप सिंपली कोई भी बता देगा कि मैं 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि ज़ीरो हो जाए, -2। तो भाई ए में ऐसा क्या ऐड करूँ, -a, तभी तो मेरा ज़ीरो बनेगा। ठीक है, तो ये बोलती है हमारी इन्वर्स। तो जो इसका इन्वर्स होता है वो क्या होता है, प्लस के रिस्पेक्ट में तो इसका नेगेटिव चलता है, एंड अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता ना तो इसका इन्वर्स चलता, मतलब 2 × 2, क्योंकि जो हमारी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है ना वो क्या होती है, 1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके DSSB के एग्जाम में, ये पूछा हुआ है कि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1, और एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह आइडेंटिटी का मतलब होता है कि मैं ए में ना ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा जीरो तो नहीं बनेगा। जीरो यहाँ पे आपको मतलब क्या करना है इसमें कि मैं ए में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरा ना यहाँ पे सेम आ जाए, यानी कि ए आ जाए। तो जो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है ना भाई, मैं ए में ऐसा क्या ऐड करूँ, जैसे इसका एग्जांपल लिखो कि मैं 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरा घूम फिर के 2 ही आ जाए, तो यहाँ 0। ठीक है, तो ये होती है इस टाइप की, मतलब हम जब एक्सप्लेन करते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ को, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो इसको बोलते हैं हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट आती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि जब मैं एक एलिमेंट उठाया मैंने n से, एंड सेम एलिमेंट मैंने उठाया मतलब b एलिमेंट n से, जब मैंने a प्लस b करा वो मेरा क्या आ जाए, b प्लस a आ जाए। ठीक है, ध्यान लेके चलना, क्लाउजर और इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई क्या था। अगर मैंने a प्लस b करा मेरा क्या आ जाए, b प्लस a आ जाए, तो मैं उस केस में बोलती हूँ मेरी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, कॉम्यूटेटिव। इतना आ गया समझ में। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है ये मतलब इसमें नहीं चलती है अबिलियन या ग्रुप में, ये मतलब एक्स्ट्रा है, मैं बता रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव की क्या बता, इस बार आपके एग्जाम में पूछ ले, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, कि a इंटू बी प्लस सी, और ये तीनों एलिमेंट है ना नेचुरल नंबर से उठाए हुए, मैंने डिनोट नहीं किया कि a b c हमारा कहाँ से है, नेचुरल नंबर से ही है। ये हमारा हो जाए ए बी प्लस बी ए सी। ठीक है, जब इस टाइप की कंडीशन होल्ड हो जाए तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो होप सो गाइस आपको यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टी ग्रुप की अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एंड अब आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है। सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हमें 10th क्वेश्चन क्या दिया है कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। इसको Z1 प्लस Z2, यहाँ पे A प्लस बी को Z1 प्लस Z2 दे रखा है, तो कॉम्यूटेटिव जैसे ही कॉम्यूटेटिव आता है आपके माइंड में आना चाहिए A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर किसी को ये प्रॉपर्टी नहीं लर्न तो भाई इसको लर्न कर लेना। ठीक है, क्योंकि इनसे हो जाएंगे ये क्वेश्चन। अब कॉम्यूटेटिव लॉ पूछा है आपका किसमें, कॉम्प्लेक्स में, तो माइंड में क्या आया, सबसे पहले A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, भाई माइनस थोड़ा ना होता प्लस होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसी तरह थर्ड उठाओ Z1, अब भाई इसमें भी नेगेटिव है तो ये वैसे गलत, ये दोनों तरफ नेगेटिव है तो ये वैसे गलत। ठीक है, यहाँ पे देखो Z1 माइनस Z2, ठीक है, Z2 माइनस Z1, ये बात भी क्या लिखी हुई है हमारी, गलत लिखी हुई है। क्यों गलत लिखी हुई है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो आपको समझ में आ गया ना, दोनों साइन अपोजिट है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि दोनों तरफ साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो आपका a पर, अगर मैं नेगेटिव के केस में देखूँ a माइनस बी, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे b माइनस ए।
बी माइनस ए, मैंने आपको क्या बोला कि ए माइनस बी ये प्रॉपर्टी हमारी क्यों गलत है, मैं आपको इसका प्रूफ करके बताती हूँ कि ये वाली कंडीशन हमारी क्यों नहीं होल्ड हुई। मैंने ले लिया ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, देखना ये दोनों इक्वल ही नहीं होंगे, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। मैंने ए को ले लिया, सपोज आप ले लो अपनी मर्जी से 2, एंड मैंने बी को ले लिया 1, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे पुट किया 2 माइनस 1 और यहाँ पे फिर मैंने लगाया 1 माइनस 2, यहाँ पे तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। भाई ये कंडीशन तो होल्ड ही नहीं हुई, समझ रहे हो। ये वाली हमारी जो डी वाली है ये गलत क्यों हुई, क्योंकि हमारी नेगेटिव वाली तो होल्ड ही नहीं हुई, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारी चीज़ नहीं होती। सिंपली याद रखो, कॉम्पिटेटिव की बात आए तो a प्लस बी प्लस ए होता है, नेगेटिव में कभी नहीं चलता, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो होप सो गाइज आपको पसंद आए वीडियोस, एंड मैंने अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल जितना सिंपल हो सकता है सिंपल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो ज़्यादा लंबी वीडियोस को ना खींचते हुए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं अपनी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड लग रहा है कि दिल से यार कुछ सीख रहे हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज।